आज हमारे साथ हैं अमन श्रीवास्तव, जिनका CHSL 2024 में ऑल इंडिया रैंक 166 है। आइए हम इनसे बहुत सारे डिस्कशन करने वाले हैं जो आने वाले एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो, GD हो, तो सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये बताएंगे कि कैसे इन्होंने अपना तैयारी किया, कैसे इन्होंने अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग किया, रीजनिंग किया, GK किया और इंग्लिश किया। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आपका। हेलो गाइस, मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है एंड ऑल इंडिया रैंक मैंने 166 लिया है CHSL 2024 में। और बाकी जो भी सवाल ये पूछेंगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए, मतलब बेसिक चीज़ें, आपने कहाँ से पढ़ाई किया था, ये 10th सब से बताऊं? फैमिली। हाँ, तो 10th मैंने यहीं पे ग्वालियर में रहता हूँ मैं, तो आर्मी पब्लिक स्कूल है यहाँ पर, तो वहाँ पे मैंने 10th किया था। और उसके बाद 11th 12th मैंने प्राइवेट से किया था, किडीज़ कॉर्नर से, क्योंकि साथ में JEE वगैरह का चलता है इंजीनियरिंग का, कि बच्चों को लगता है कि 11th 12th की इंजीनियरिंग करो, तो मैंने इंजीनियरिंग साथ में करी, मतलब प्रिपरेशन साथ में करी। और 11th 12th मैंने प्राइवेट से किया। उसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया और उसमें भी मैंने फिर वापस से JEE की प्रिपरेशन करी। एंड देन ग्रेजुएशन मैंने BTech किया IIIT श्री सिटी से, जो कि चेन्नई के पास में है। वहाँ से मैंने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया है, 2022 में कंप्लीट हो गया था। और ये मेरी स्टडीज़ थी। आपने BTech किया हुआ है ना? BTech किया मैंने। अच्छा, तो BTech करने के बाद आप उधर न जाकर SSC में फिर ये कैसे? तो BTech के बाद जैसे कि कैंपस प्लेसमेंट होता है, हाँ। तो कैंपस प्लेसमेंट मेरा हो गया था। एंड फिर वहाँ मैंने इंटर्नशिप करी एंड जॉब करी। मेरा 12 लाख का पैकेज था। तो 12 लाख का पैकेज छोड़कर आप SSC फील्ड में कैसे, क्या प्लान था, बताइए थोड़ा डिटेल्स में। तो क्या है कि जॉब तो लग जाती है, देखो किसी भी एक अच्छे कॉलेज से जाओ तो जॉब लग जाती है, बट दिक्कत कहाँ आती है कि आपके ऊपर का बॉस कैसा है। आप प्राइवेट में चले जाओ या गवर्नमेंट में चले जाओ, अगर आपका बॉस अच्छा नहीं है तो आपकी लाइफ वो हेल्प बना देगा, राइट। तो आप, मेरा बॉस अच्छा नहीं था, पहले रीज़न तो ये हो गया, ठीक है। तो मैंने इस वजह से छोड़ी। दूसरा, मैं इमेच्योर था। मतलब क्या होता है, किसी भी जगह जाते हो तो आपकी एक मैच्योरिटी लगती है कि आप गवर्नमेंट में भी आए हो तो किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से रखना है। तो मेरा प्राइवेट मतलब इमेच्योर था उसमें, तो मैंने इस वजह से उसको छोड़ दिया। आपने तैयारी कैसे और कहाँ से किया था? मैंने तैयारी शुरू से बताना है पूरा वापस से? हाँ, डिटेल्स में बताइए, क्योंकि बच्चा जानना चाहते हैं ना कि कैसे कहाँ से। देखो, पहले तो मेरा IQ थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है, इसने मुझे हेल्प किया है, ठीक है। उसके बाद अब आते तैयारी पे। तैयारी मैंने 2023 के मार्च के आसपास से शुरू किया था। तो उस समय मैंने पहले खान सर का कोर्स लिया। कोर्स नहीं लिया था, मतलब यूट्यूब वगैरह से पढ़ता था। और फिर खान सर के कोर्स को जब मैंने किया कुछ दिनों तक, तो 2 महीने बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं इनसे पढ़ता रहूँगा तो 2 साल तक तो कोर्स ही कंप्लीट होगा मेरा। उतने में तो CHS CGL सब निकल जाएगा पूरा। थोड़ा आराम से तो वो उनका वीडियो क्या होता है, वो काफ़ी धीरे धीरे पढ़ाते हैं, धीरे धीरे पढ़ाते हैं। नहीं, अगर बिगिनर्स के लिए मुझे लगता है कि सही है। आप BTech ऑलरेडी करके हो तो आप तो ऑलरेडी मैच्योर हो, लेकिन शुरू से जो कोई 12 करके कंपटीशन में आ जाता है या 10th करके ही आ जाता है, उनके लिए वो शायद लगता है कि वो बेस्ट है, क्योंकि धीरे धीरे वो समझाते हुए चलते हैं। उनका प्रोसेस थोड़ा स्लो है, लेकिन है तो बढ़िया। नहीं, समझाते तो हैं, बट ये क्या है ना कि पढ़ाई का नहीं है गेम। जो CHSL गेम है, ये कंपटीशन है। कंपटीशन में आपको ये नहीं जानना कि हिस्ट्री में कौन सा राजा था, क्या था। आपको बस ये बताना चाहिए कि SSC क्या पूछेगा, उसका आंसर क्या है, बस वो आपको PYQ करने से पता चलता है। तो मेरे हिसाब से खान सर का कोर्स मैं रिकमेंड नहीं करता। सिर्फ तब है जब आपको हिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपको गेट स्टार्टेड होना है, थोड़ा सा पढ़ना है आपको, तो आप थोड़ा सा खान सर के साथ कोर्स ले लो। आप थोड़ा सा 5-6 वीडियो देखो, इंटरेस्ट आ जाए वापस, फिर उसके बाद आप किसी का भी बेसिक कोर्स करके उससे फिर PYQ लगा लो। तो कैसे किया था आपने? तो मैंने पहले खान सर का किया, ठीक है। खान सर का मैंने आधा कोर्स निपटा पाया होगा, उतने में समझ में आ गया 2 साल चलेगा, छोड़ दिया मैंने उसको। फिर मैं PW का मैथ्स मैंने पढ़ा राहुल देशवाल, ठीक है। फिजिक्स वाला? हाँ, फिजिक्स वाला पे। तो राहुल देशवाल सर से पढ़ा था मैंने। वो जब मैंने उसको 2-3 महीने किया, ठीक है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये GD के पर्सपेक्टिव से ठीक है, ठीक है। और मैं कर रहा हूँ CGL की तैयारी। डिटेल्स में नहीं पढ़ा रहे थे? डिटेल में, हाँ डिटेल आप कह सकते हो, डिटेल में नहीं पढ़ा रहे थे, लेकिन जो ट्रिक्स उनकी थी वो अच्छी थी। लेकिन मैं क्या करूं, अगर 10 में से केवल 8 ट्रिक वो बता रहे हैं, 2 ट्रिक मेरे एग्जाम में आ गई, मैं तो आप देख ही रहे हो कि कंपटीशन 1 मार्क्स आपका, 1 क्वेश्चन चला गया आपका। तो अभी मैं जस्ट बचा हूँ, 335 मार्क्स का कट ऑफ गया है, 337 है मेरे। अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन में गलत हो जाता तो सीधा 4 मार्क्स कटते मेरे और मैं CBN से बाहर हो जाता। तो मैं समझ गया कि मैं इस तरीके से रिस्क नहीं ले सकता हूँ।
फिर मैंने उनको छोड़ा, फिज़िक्स वाला छोड़ा मैंने। फिर मैं आया आरबीई पे। वो मतलब यूट्यूब से मुझे पता चल गया था कि आरबीई पे अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मैंने ऑफिसर बैच ले लिया था आरबीई का। एंड उससे पूरा का जो भी 1-1.5 साल का उसका होता है वो किया मैंने। उनके डेली टारगेट्स मिलते थे, तो उनको फॉलो करता था। मैंने मतलब कि आरबी सही, आपने मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सारा कुछ वहीं से? आप कह सकते हो कि आरबी पे सब कुछ मिलता है। मैंने किया सब कुछ आरबी से नहीं है। आरबी से मैंने मैथ्स किया, ठीक है, रीजनिंग किया, इंग्लिश का केवल ग्रामर किया, और जीएस का मैंने एक जो बेसिक सब्जेक्टिव करना होता है मैंने वो किया। ना करंट अफेयर्स किया, ना स्टैटिक किया वहाँ से, और वोकैब वगैरह भी वहाँ से नहीं किया। हाँ, होता है ना कि कोई भी स्टूडेंट एक जगह से वो सेटिस्फाई नहीं होता है। कोई चीज़ यहाँ से ले लो, कोई चीज़ यहाँ से ले लो, यहाँ से जहाँ से जो मिलता है वो ले लो, और फिर सब मिलाकर। करंट कहाँ से किया था फिर, करंट और स्टैटिक? स्टैटिक मैंने क्या बोलते हैं, जो टेक्स्ट बुक होते हैं, तो टेक्स्ट बुक पे अपन टेस्ट लगाते हैं, तो वहाँ से मैं ऑलवेज एक एनालाइज मूड में रहता था कि जैसे मैंने मॉक लगा लिया तो इसने क्या पूछा मेरे से स्टैटिक, वो जो भी पूछता था उसको फिर मैं देखता था कि ये कितने बार रिपीट हुआ है, फिर मैं उसके नोट्स बनाता था। तो मतलब मैंने उसकी एक तरीके से खुद से बनाई है ना, ऐसा कोई किताब विताब नहीं खरीदी मैंने स्टैटिक की। अच्छा, स्टैटिक मैंने मॉक देख कर वहाँ से एनालिसिस करके और खुद से बनाया, करंट के लिए। करंट के लिए मैं हमेशा डोलता रहता था कि करंट करूं कि नहीं करूं, और एंड तक मैं डोलता ही रह गया कि करूं कि नहीं करूं। तो मैंने ही किया था। नहीं, मतलब करंट नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने एक डिमांड समझी पेपर की कि ना वो चाहते हैं कि आपको एटलीस्ट इस दुनिया का आइडिया तो हो, बेसिक। आप यही नहीं जानते कि मोदी कहाँ विजिट पे गया, मतलब थोड़ा सा समझ में तो आना चाहिए ना देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उसके लिए अवेयर होने के लिए मैंने इन शॉर्ट्स एक ऐप है, उसका मैं न्यूज़ पढ़ता था 10-15, एक दिन में 10-15 से कार्ड्स होते हैं, उनको आप स्क्रॉल कर लो तो आपको एक एग्जाम आइडिया। में मदद मिला था क्या वहाँ से? हाँ, मतलब रियल एग्ज़ाम में नहीं, तो नहीं रियल एग्ज़ाम में नहीं, बट मैं मॉक वगैरह देता था तो मुझे समझ में आता था कि हम एक, अगर मैं जनरली अवेयर हूँ तो ये मेरे लिए हेल्पफुल है। एक तरीके से कह सकते हैं कि मिली, क्योंकि एक सवाल आया था कि जम्मू वगैरह में का एक क्वेश्चन आया था CHSL में, एक्स पोलर सेटेलाइट कहाँ लगानी है, जिसको लोग कह रहे हैं कि 2021 का करंट अफेयर का सवाल पूछ लिया, तो वो मेरा सही था। जम्मू में मैंने मारा था। मेरे क्या बोलते हैं 20 में से 17 सवाल सही थे, ठीक है, और जो 3 गलत हुए हैं वो अगर आप देखोगे तो आप भी हंस दोगे कि ये सवाल कैसे गलत हो गए तुम्हारे। तो मेरा 20 में से 20 आ सकता था, अच्छा, लेकिन हुआ नहीं, तो क्या करें उसको। तो मतलब जीके के लिए आपको लग रहा है कि सारा कुछ बता दिए, या और कुछ बताना है तो बता दीजिए। जीके के लिए देखो यार, कोई भी जितना सबसे बड़ा बात जीएस ही है, तो उसको एक वीडियो में कॉम्प्रिहेंड करके बताना मुश्किल है। तो फिर भी जितना हो सके बच्चे को हेल्प मिल जाएगी ना। अगर सिंपल से जानना है तो ये है कि आप पहले तो करो एक बेसिक आइडिया कि आपको पता हो कि हिस्ट्री क्या चीज़ है, ज्योग्राफी क्या चीज़ है। वो किसी का भी कोर्स ले लो, कोई भी आपको इतना तो पढ़ा ही देगा कि आपको एक बार कंप्लीट सिलेबस, एक बार कंप्लीट सिलेबस किसी से भी कर लो, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार बस पहले पढ़ लो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। उसके बाद आपको लगानी PYQs आप लगाओगे, उसके बाद आपको एक आइडिया डेवलप होगा कि अच्छा हाँ PYQ में ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है जो मैंने वहाँ पढ़े थे। फिर आपको वापस से थ्योरी करनी है, फिर वापस से PYQ करना है, ये बैक एंड फोर्थ किया। हाँ, ये सही है कि PYQs कीजिए, फिर आपको वहाँ से आइडिया लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कैसे आ रहा है, और फिर जब आप थ्योरी पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन बना था, फिर उसको आप बार बार रिवीजन कीजिएगा, और ऐसे ही आपका प्रिपरेशन फिर बढ़िया हो जाएगा। और आपको पता ही कि अधिकतर क्वेश्चन क्या है, PYQ रिपीट होने वाला है, तो वहाँ से फिर हो जाएगा। तो जीके तो मुझे लग रहा है कि हो गया। अब मैथ्स के बारे में बताइए। मैथ्स मेरा पहले से अच्छा था। अच्छा, हाँ, बीटेक किए हैं तो ऑलरेडी तो अच्छा था, तो उसमें मतलब बस इतना हो गया कि मैं भूल गया था, तो बस एक बार सर के साथ गो थ्रू हो गया वापस से, एंड बस इतना ही किया मैंने। PYQ उसके लिए मैंने किताब जरूर ली थी राकेश यादव, कितनी मोटी सी, लेकिन उसका मैंने 1 या 2 चैप्टर लगा पाए होंगे, बहुत मोटी किताब है वो। और ये मैथ्स हो गया। रीजनिंग भी आरबी से मैंने कर लिया था, वो मोर देन इनफ हो गया था, लेकिन मेंस में जाके अटक गई थी बात। जो अपने स्टेटमेंट कंक्लूजन आ जाते हैं ना ये सब, तो उसके लिए मैंने ईवन करके एक है, ईवन, उसमें छाबरा सर है कोई, तो है ना, तो उनसे मैंने उनका है क्या होता है, यूट्यूब पे फ्री वीडियो है पूरा का पूरा उसका, तो वो देखा था मैंने। उसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि
वो चीज़ पढ़ने की किसी से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेंस के लिए। वो क्या पूछेंगे, ऐसे से क्या पूछेगा, उसका क्या सही आंसर होगा, किसी को नहीं पता। हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, आपको लगेगा कि ये सही होना चाहिए, लेकिन वो कुछ और जाता है। इवन करके मेरा ये नहीं हुआ कि क्लियर हो गया, इवन से मुझे समझ में आ गया, अब मुझे और कहीं से नहीं पढ़ना, ज़रूरत नहीं पढ़ने की ये। हाँ, उसमें ऐसा होता है कि आपको 100% कोई भी नहीं, मुझे लगता है कि टीचर भी 100% नहीं होता, उनको कहीं ना कहीं आंसर पता होता है, तो फिर उस पर वो जोर देकर अपना करवाते हैं, लेकिन थोड़ा टफ हो जाता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस व्यू से क्वेश्चन सेट किए हुआ है और कैसे क्या किया। तो रीजनिंग और सबसे इम्पोर्टेंट तो इंग्लिश, वैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। उस पर मैं ये कहूँगा कि देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि जिसने जिस चीज़ में वो डाउन हो, लाइक जीरो लेवल पे हो, जो जिसमें वो फेल होता हो, उसको उसने जब पास किया हो तो वो उस चीज़ की स्ट्रेटेजी बेहतर बता सकता है। मैं क्या इंग्लिश मीडियम से ही हूँ, तो मेरा ऑलरेडी वो थोड़ा सा स्ट्रांग है। ये तो आपने सही बोला कि इंग्लिश मीडियम से, तो आपका इंग्लिश तो आप बताइएगा वो केवल इंग्लिश मीडियम के लिए ही सही होगा। वो अगर हिंदी मीडियम का बच्चा अगर वैसा करता है तो ज़्यादा, या क्या मतलब वो अप्लाई ना कर पाए वैसा चीज़। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या किया। मेरा क्या था कि इंग्लिश थोड़ा ठीक था, तो लगभग 50 में से मेरे 40 या 35 तो आ जाते थे। तो मुझे ये समझ में आ गया गलत क्या हो रहा है। गलत हो रही थी ग्रामर, वो कैब, ये गलत हो रही थी। जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट होता है ना, जिसमें बच्चे मात खाते हैं, वो मेरा स्ट्रॉन्ग था। तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया, कम्प्रीहेंशन आपका सही था। हाँ, ये सब सही था मेरा आता था, अटकता था वो कैब एंड ग्रामर। तो ग्रामर का मैंने लिया कोर्स, जो आरबीवी पे पढ़ाते हैं, वो मैंने कर लिया, वो बहुत अच्छा था। लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया, मतलब जो सर थे वो पढ़ाते थे, अमन त्रिवेदी नाम है उनका, उन्होंने छोड़ दिया। तो अब कोई और पढ़ाते हैं, मुझे पता नहीं आरबीवी पे कब क्या चल रहा है। दूसरा था वो कैब के लिए वो रखी है आपकी ब्लैक बुक, ठीक है, वैसे इंग्लिश की भी आती है एक, तो उसके नीचे दबा। अच्छा, तो वो मैंने फाड़ डाली जितना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि क्या मोटी किताब देख कर डर लगता है, तो मैंने फाड़ डाली और बस उतने पार्ट को किया। जहाँ वोकैब के लिए तो सारा ब्लैक बुक ही बता रहे हैं, तो बढ़िया है, मुझे लग रहा है सबको ही वही बता रहा है, जिनसे भी आप पूछो ब्लैक बुक के लिए इंग्लिश ही सही है। तो यही था, कम्प्रीहेंशन के लिए आपने कुछ किया नहीं होगा? तो नहीं, उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सारा कुछ बढ़िया था, वो तो चलता रहता है अपना। तो लगभग आपने सारा सब्जेक्ट बता ही दिया। और कुछ बताना है तो पूछिए, आप डाउट हो कुछ पूछिए, तो मैं बताऊंगा उसमें। डाउट तो बच्चे पूछेंगे ना, और जो अभी लाइव है नहीं हो तो कमेंट में पूछेंगे, तो बाद में जो भी हो आप रिप्लाई कर देना। और तो मैं, हाँ, एक बात, मुझे जो ये वाली जो पार्ट है इसको कट करके शुरू में लगा देना, कि मतलब ऐसे ही मैं लिखता रहता हूँ कई बार, तो एक लाइन मैंने लिखी थी कि जो फेलियर्स होते हैं, ठीक है, सॉरी इसको कट करना, दोबारा से लगाना है। जो पास होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो गलतियाँ होती है उसको भी लोग स्ट्रेटेजी बोल देते हैं, और जो फेलियर्स होते हैं उनकी स्ट्रेटेजी को भी लोग गलती कह देते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात कहा आपने। तो ये वाली बात जो है ना, ध्यान रखना, और अपना दिमाग लगा के किसी के सुना करो कि कोई क्या बता रहा है। जो टॉपर्स है ना, ज़रूरी नहीं है कि उनने सारे स्टेप्स सही लिए हों वो अपनी, लेकिन क्योंकि वो पास हो गए, तो उसके बाद उनने जो भी स्टेप लिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी बच्चे ने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, उसमें से एक निकल गया, तो दूसरे बच्चे के पेरेंट्स क्या कहेंगे, बेटा उसने सारे फॉर्म भरे थे, तुम भी सारे फॉर्म भरो, तब तुम्हारा एग्ज़ाम निकलेगा, उसे एक निकल गया। लेकिन अगर वही बच्चा फेल हो जाए तो उसका क्या बोलेंगे, अब वो सारे एग्ज़ाम देता रहता, कहीं फोकस नहीं कर पाता था, इस वजह से उसका कोई एग्ज़ाम नहीं निकला। एक पे फोकस करो। तो आप थोड़ा सा दिमाग अपना खुद का लगाना कि क्या करना क्या नहीं करना। बात से ये फेलियर का कोई नहीं सुनना चाहता, और जो सिलेक्शन ले लिया, चाहे वो गलती से ही क्यों ना हो, बाई चांस ही क्यों ना हो, या थोड़ा लक उसके साथ हो, और अगर ले लिया तो सब उसी का सुनता है। और जो थोड़ा 2-4 मार्क्स से रह गया, क्योंकि गेम वही है, 2-3 क्वेश्चन का गेम है। अगर आपने जैसे कहा कि एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो आपको सीबीएन से बाहर हो जाते हैं। हाँ। अगर 3 क्वेश्चन रॉन्ग होता तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। हाँ, 3-4 में। मतलब 3 क्वेश्चन रॉन्ग होता तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। और 3 से 4 क्वेश्चन क्या पता मैथ में आप गलती सिली कर दो, रीजनिंग में कर दो, या जीके में ही हो सकता है कि गलत हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है जल्दीबाजी में, तो ये कुछ भी हो सकता है। बाकी सीखते रहिए और सुनते रहिए कि कौन क्या कह रहा है। सुनना सबका है, लेकिन करना अपने दिल का है। हाँ, जो आपका दिल कहता है, जो लगता है कि आपको ये सही है, वही चीज़ फॉलो कीजिए। आँख मूंद कर किसी पे भरोसा मत करिए। पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में मॉक भी बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे क्या किया था आपने मॉक के लिए? देखो यार, मॉक का ऐसा है कि लगाए तो थे मैंने 50 से 100 के बीच में लगाए थे मॉक। प्री के या मेंस? प्री के। मेंस का कितना? मेंस के 20-30 गिने नहीं मैंने वैसे, लेकिन 20-30 तो ऊपर, 20-30 से तो ऊपर लगाए होंगे मैंने मेंस।
मॉक का ऐसा सीन रहता है कि वो आपको पॉलिश करता है, लेकिन बच्चे क्या समझ लेते हैं, सब लोग कहते हैं मॉक लगाओ मॉक लगाओ, मॉक में 10 स्कोर बूस्ट करो, इस सब से कुछ नहीं होता। आप मॉक से केवल पॉलिश कर सकते हो। जैसे कि आपका स्कोर 300 आ रहा है, ठीक है, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आप स्टक हो गए हो 300 के स्कोर पे कि अब क्या किया जाए, राइट। तो उस केस में आपको पॉलिश किया जाएगा मॉक से। ये नहीं होगा कि 300 से आप 330 350 पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन लोग को लगता है कि एक बार मॉक पे आ गया, सिलेबस खत्म हो गया, अब हमें वही करना है। जबकि होना क्या चाहिए, आपने मॉक दिया, ठीक है, आपने उसको एनालाइज किया, अब आप वापस से सिलेबस पे जाओ कि क्या गलती है, क्यों मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उसको सही करके वापस फिर मॉक दो। तो मैं इस वजह से मेरे मॉक्स के नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है मेरे मॉक्स। नहीं, मॉक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मॉक से गलतियाँ देखने को मिलता है ना कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। हाँ, वो इसके लिए है। अगर आप मैथ्स में आपका कौन सा चैप्टर वीक है, कहाँ से आप बार बार गलती कर रहे हो, जीके में आपका कहाँ से क्वेश्चन अटक रहा है, कहाँ से आप, तो ये चीज़ देखने के लिए और फिर ये देखने के बाद आप अपने सिलेबस पे जाइए और वहाँ पे उसको ख़त्म कीजिए। तो यही तो होना चाहिए। और वहाँ से स्पीड भी ये होता है ना, प्रैक्टिस आप जब बार बार करते हैं तो एग्जाम में थोड़ा प्रेशर कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये देखने के लिए, ये फील करने के लिए कि एग्ज़ाम के दिन आपके हाथ ना काँपें, एग्ज़ाम के दिन आप पैनिक ना करो, एग्ज़ाम के दिन अगर हार्ड पेपर आ गया तो कैसे डील करना है, इजी आ गया तो कैसे डील करना है, तो ये सब कुछ मॉक से प्रैक्टिस होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि वो एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर वो मॉक, उनको लगता है मॉक ही मॉक देना है बस, मॉक 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 मॉक। तो वो वाला पैटर्न मैंने फॉलो नहीं किया। मैंने तो एक टेस्ट दिया, फिर उसको एनालाइज किया, वापस से अपने थ्योरी पे गया, थोड़ा देखा, फिर वापस से मॉक दिया। इस तरीके से मैं देता था। गलती से करने के बाद वहाँ पे तो जाना चाहिए। अटेम्प्ट क्या रहता था, कैसे, जैसे प्री का पहले बता दीजिए, आप पहले कौन सा सब्जेक्ट लेते थे? अच्छा, सब्जेक्ट कौन सा देता था मैं पहले? मैं एक मिनट सोचने दो। पहले मैं करता हूँ रीजनिंग। अच्छा, फिर सबसे पहले करता हूँ रीजनिंग, उसके बाद करता हूँ मैथ्स, फिर मैं करता हूँ इंग्लिश, और लास्ट में करता हूँ जीएस। तो ये आप बताना चाहेंगे सबके लिए ये सही है क्या? नहीं देखो, आप क्या है, एकदम फ्री होके आप अपना जो भी आपको लगता है वो करो। फिर आप ये देखो कि बाकी बच्चे कैसे कर रहे हैं और फिर उसको ट्राई करके देखो। अगर वो आपके लिए वर्क करता है तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते ये सबका अलग अलग है। वही जैसे मैंने पहले वाले बच्चे का इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले मैथ्स करते हैं क्योंकि उनका भी मैथ्स अच्छा था। अब आपका भी मैथ्स अच्छा है तो आप पहले रीजनिंग के बाद मैथ्स जाते हो। लेकिन स्ट्रेटेजी अलग है थोड़ी सी। कुछ लोग मैथ्स करते हैं, उनको वो उस तरीके से ठीक लगता है। लेकिन मेरा क्या था, मैंने मैथ्स पहले ट्राई किया लेकिन वो मेरे लिए वर्क नहीं किया, तो मैंने रीजनिंग करना, क्योंकि मेरे पास इसकी पूरा का पूरा रीजनिंग है कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखो, अगर आप रीजनिंग पहले करते हो, ठीक है, तो आपका दिमाग एकदम फ्रेश। एक मिनट, रीजनिंग पहले नहीं करता मैं, मैथ्स पहले करता हूँ यार। अभी पहले मैथ्स एक मिनट, पहले मैं करता हूँ। इतना जल्दी भूल गए? अरे टाइम हो गया कितना पता है, आधा साल हो गया उसके बाद से। सबसे पहले मैथ्स ही करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैथ्स करता हूँ, फिर मैं करता हूँ रीजनिंग, और उसके बाद मैं करता हूँ इंग्लिश, और उसके बाद करता हूँ जीएस। हाँ ठीक है, मैथ्स करता हूँ पहले मैथ्स ही मैथ्स करता हूँ पहले। जिसका वो पहले वाले इंटरव्यूअर से भी मैंने पूछा तो वो भी यही बताया। तो क्या मैथ्स एंड फिर उनका भी यही था, मैथ्स रीजनिंग ऐसे इंग्लिश जी के। अच्छा ऐसा अगर नहीं हो सकता है कि अगर मैथ्स में 2-4 क्वेश्चन हार्ड आ गया तो फिर क्या होगा? उसके लिए ऐसा करता हूँ मैं। देखो, मैंने इसलिए पहले मैथ्स लिया कि मैं मैथ्स अगर पहले कर लूँगा तो मुझे उसमें दिख जाएगा कि कुछ 4 क्वेश्चन हार्ड हैं कि नहीं है। अगर 4 क्वेश्चन हार्ड नहीं है तो मुझे पता है सब कुछ आराम से करना है, और अगर मुझे पता है कि 4 क्वेश्चन हार्ड हैं तो मुझे बाकी जगह में इतनी स्पीड गेन करनी है कि लास्ट में बस 10 मिनट बच जाए। और मैथ्स हार्ड आ गया, ज़्यादा हार्ड आ गया, वहाँ पे तो बच्चा पैनिक हो जाएगा। फिर उसका हो सकता है कि आगे रीजनिंग, इंग्लिश और जीके में सिली मिस्टेक कर जाए। बिल्कुल पॉसिबल है, इस वजह से ही मॉक देने होते हैं, ताकि आप ये समझ पाओ इस चीज़ को, आपका मन जो है शांत कर पाए कि हाँ भाई मेरे 4 सवाल रह गए हैं और मुझे लास्ट में 10 मिनट खींचने हैं कहीं से। क्योंकि रीजनिंग का ऐसा है ना, देखो आपके पास एक टास्क है, वो अगर आपको बोला जाए 1 दिन में बनाना है आपको, तो अपन क्या करेंगे, उसको पूरा 1 दिन तक खींच देते हैं वीडियो बनाने में या फिर कोई भी काम करने में। लेकिन जब कोई बोला जाए कि नहीं तुम्हें 10 मिनट में ही ख़त्म करना है, तो तुम थोड़ा सा पैनिक करके या थोड़ा सा फास्ट होकर उसको 10 मिनट में करने की कोशिश करते हो। तो यही मैं मैथ्स पहले अटैम्प्ट करके डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे रीजनिंग को बहुत फास्ट करना है, एकदम तुक्के मार मार के स्पीड में आगे बढ़ना है। तो फिर ये फास्ट करने के चक्कर में सिली मिस्टेक भी तो हो सकता है। अगर 2 सिली मिस्टेक हो बिल्कुल हो सकता है ना। इसलिए आप दो पैटर्न होते हैं एग्जाम क्रैक करने में। एक होता है कि आप फुल्ली सॉल्व करते हो डिटेल तक, आपका आंसर आधा टिक मार के आगे बढ़ते हो, और दूसरा होता है कि आप आधा सॉल्व करते हो, आपको इंट्यूशन आ जाता है कि ये आंसर है, तो उसको आप मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाते हो। तो अगर लास्ट में टाइम बचा 4 क्वेश्चन का तो मैं सॉल्व करूँगा, और नहीं बचा तो उसके बाद इनको जो इतने मार्क्स फॉर रिव्यू सबको आगे बढ़ के
चले जाएगा। मतलब ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है मुझे लगता है, जिसका मैथ्स वीक है। अपने अपना प्ले एंड मतलब ट्राई करो और फिर हाँ, तो ट्राई करके देखिए, क्योंकि दोनों अभी मैंने दोस्त से इंटरव्यू किया, दोनों का यही कहना है कि मैथ्स पहले करना है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगा है, मैंने तो अब तक जो भी किया है, पहले रीजनिंग ठीक है, रीजनिंग पहले ठीक है, क्योंकि जब रीजनिंग स्टार्टिंग में करते हो तो यहाँ से माइंड थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है। कुछ लोगों को एक अच्छा फीलिंग चाहिए होता है कि पेपर में अच्छा जा रहा है, इसलिए वजह से वो रीजनिंग कर लेते हैं। मेरा क्या रीज़न था, मेरा था कि मैथ्स में चाहिए होता है दिमाग, मतलब रीजनिंग मेरा थोड़ा सा हो जाता था, मैथ्स में दिमाग लगता था। इस वजह से शुरू में आया हूँ, एकदम फ्रेश माइंडेड हूँ, इस वजह से मैं मैथ्स करता था ताकि एकदम फ्रेश माइंडेड से पूरा फोकस मैं मैथ्स पे कर सकूँ। रीजनिंग तो हवा हवा में उड़ ये जाती हम वही कहेंगे, थोड़ा अपने रिस्क पे थोड़ा ट्राई करके आप भी देखिए। मैथ्स स्टार्टिंग में करके देखिए और रीजनिंग भी करके देखिए, क्योंकि रीजनिंग अगर शुरू में करते हैं तो रीजनिंग फटाफट हो जाएगा, फिर जीके फटाफट हो जाएगा, इंग्लिश फटाफट हो जाएगा, और उसके बाद जो टाइम बचेगा आप मैथ्स देखिए कि मेरे पास टाइम कितना बचा है। अगर 20 मिनट बचा है तो मैथ्स थोड़ा फास्ट कीजिए, अगर ज़्यादा बचा है तो करना तो फास्ट ही है, लेकिन थोड़ा सावधानी से करना है, तो ये कर सकते हैं। बाकी आप मैथ्स भी शुरू में ट्राई करके आप 2-4 मॉक देकर देख लीजिए। अभी एग्जाम में बहुत टाइम बचा है तो क्यों ना अलग अलग वैरायटी ट्राई किया जाए। कभी मैथ्स से स्टार्ट कर लीजिए, कभी रीजनिंग से स्टार्ट, 2-3 मॉक आप मैथ्स से स्टार्ट कर लीजिए, 2-3 मॉक रीजनिंग, ऐसे कर करके ट्राई कीजिए। जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो वही अप्लाई कीजिए। बिल्कुल। तो मॉक मुझे लग रहा है कि यहाँ से हो ही गया, और आगे मॉक पे एक चीज़ और है कि अगर आप शुरू कर रहे हो प्रिपरेशन, बिल्कुल बिगिनर हो, तो मॉक देने का मतलब लगातार देने का मतलब नहीं है, उसका पैटर्न रहता है जो शुभम सर ने बताया था कि आप पहले एक मॉक दो इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रिपरेशन, कि आप ये देखने के लिए आप स्टैंड कहाँ करते हो। मैंने शुरू किया था 80 मार्क्स से, पहला मैंने जो मॉक टेस्ट दिया था 80 मार्क्स का था, सॉरी 80 मार्क्स आए थे। उसके बाद आप एक मॉक दो आधी प्रिपरेशन के बाद, और उसके बाद आप एक मॉक दो 75% प्रिपरेशन आपकी हो गई हो, और फिर जब 2-3 महीने बचे हों फिर तो आपको रोज़ मॉक चलना है। हाँ, 2 महीने जब बचा हो तो 2 महीने नहीं, 3 महीने भाई। 3 महीने पहले 2 डेली एक मॉक। हाँ, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आपको मतलब खैर वो तो फिर सब पे डिपेंड करता है कि किसको पॉलिशिंग में कितना समय लगता है। मुझे 3 महीने लग गए, इस वजह से मैं 3 महीने बता रहा हूँ। 3 महीने तक डेली एक मॉक दे रहे थे। हाँ, और कोई लोग 2 महीने में भी कर सकते हैं, तो क्योंकि लास्ट में पॉलिशिंग चाहिए होती है। मैंने आरबी से भी जब मैंने पूरा 8 या 9 महीने में कोर्स कंप्लीट किया था, मेरे मार्क्स 117 पे स्टक हो गए थे, फिर मॉक्स से उठे हैं वो। प्री में कितने थे आपके? ये CHSL वाले में इसमें 166 थे। 166 की तो अच्छा मार्क्स है। पढ़ाई का क्या रहता था, कितने घंटे, 10-12 घंटा या 5-6 घंटे वाला? नहीं, मेरा आप सुनोगे तो शॉक हो जाओगे। मैं फोकस करता था एवरेज पे, एक जैसे गाड़ी का एवरेज होता है वैसे एवरेज पे फोकस करता था मैं, और एवरेज मेरा निकला है जब शुरू में मैंने प्रिपरेशन करी है, लगभग सितंबर से मैंने प्रिपरेशन करी है, तो 2023 से सितंबर से लेकर मार्च तक मेरा एवरेज रहा है पहले तो 4 घंटा, फिर बढ़ के 4.5 घंटा हुआ, फिर 5, फिर 5.5 से शायद ज़्यादा नहीं गया है एवरेज। एवरेज से मेरा मतलब ये है कि मैं डेली लिखता था अपने डायरी में कि आज मैंने जो है 7 घंटे पढ़ा, फिर 5 घंटे पढ़ा, फिर टोटल करता था और 30 से डिवाइड करता था 1 महीने का। हाँ, तो मैं ये दिखता था कि मैं अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ रहा हूँ कि पीछे जा रहा हूँ। ये मैंने फरवरी तक या जनवरी तक किया होगा, जैसे ही सिलेबस ख़त्म हो गया फिर एवरेज बहुत कम हो गया। हाँ, तो ये तो मुझे लग रहा है कि ठीक है। अगर कोई बच्चा एक दिन 8 घंटा पढ़ लिया और 1 घंटा गया है मेरा एवरेज वो अपने टेस्ट से पहले, मतलब इतना कम मेरा वो हो गया था, क्या बोलते हैं, द टाइम आई वॉज गिविंग टू द प्रिपरेशन, वो इतना कम हो गया था कि मेरा एवरेज 1 घंटा जाता था। क्यों? बस ऐसे ही मन नहीं करता भाई, रिवीजन का मन ही नहीं करता। सोशल मीडिया पे भी थे क्या? नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं था। मैं आपको ये बता रहा हूँ जो आपने बोला ना कि 12 घंटे पढ़ना पड़ता है कि 5 घंटे, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ अपनी बात से कि आप अगर 2 घंटे ही पढ़ते हो तो वो क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आपने 2 घंटे क्वालिटी का ही पढ़ लिया ना तो आप बीट कर जाओगे उस इंसान को जो 6 घंटे पढ़ता है, प्लस अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप बीट कर जाओगे उस इंसान को जो 8 घंटे पढ़ता है। तो मैंने शुरू में इतना स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन किया कि आगे जाके जब मेरा एवरेज 1 घंटा चला गया, मतलब मेरे पास कंप्यूटर में रिकॉर्डेड है, तब भी मेरे इतने मार्क्स हैं। एसएससी इतना आसान है, इस वजह से मैं बच्चों को बोलता हूँ एसएससी बहुत आसान है। नहीं, आसान तो सबके लिए नहीं है। हो सकता है कि आपने ऑलरेडी आपका बेसिक अच्छा रहा हो। 10th 12 कितने % थे 10th 12 में बता? 10th में 9.6 CGPA था। अच्छा। और 12th में आई थिंक 84 था। हाँ, तो ये तो फिर बढ़िया है। एक तो आपने 10th में अच्छे थे, 12 में अच्छे थे और बीटेक भी किया, तो कहीं ना कहीं आपका जो बेसिक स्टार्टिंग वाला जो मेहनत था वो यहाँ पे
थोड़ा ये मैनेज कर दिया है, तो इसीलिए आपको लग रहा है थोड़ा आसान। लेकिन कोई बच्चा मैट्रिक में 60% 70% लाया हो, फिर इंटर में अगर 50-60% लाया हो, तो ऐसे कर करके वहाँ तक पहुँचा हो, तो फिर उसके लिए टफ हो जाता है। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। आइडिया मैं ये कन्वे करना चाह रहा हूँ कि आप कंसिस्टेंट रहो, भले ही आप 4 घंटे पे रहो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो, ये मेरा कहने का मतलब है। सैटरडे संडे भी नहीं, संडे में ऑफ लेता था। अच्छा, एक दिन तो रेस्ट चाहिए। हाँ, एक दिन तो रेस्ट चाहिए, इसीलिए थोड़ा एवरेज डाउन हो सकता है इससे, क्योंकि एक नहीं, दिन वो तो आपका मैं- जीरो हो गया। हाँ, सही बात है। हाँ, एक दिन रेस्ट चाहिए बॉडी को, तो एक दिन रेस्ट चाहिए। मूवी वगैरह भी देखते थे, तैयार भी देखते बहुत मूवीज़ बहुत देखता था, और गेम्स तो मैंने शायद बंद कर दिए थे। मूवीज़ का बहुत था, मूवीज़ वेब सीरीज़ बहुत सारी। डेली। नहीं नहीं, डेली नहीं था, मतलब ऐसा था कि जैसे मान लो आज मैं बैठ गया, शुरू कर दी, सोचा 1 घंटे देखेंगे बस, कब पूरा दिन निकल गया पता नहीं चला। तो मतलब ऐसा नहीं कि रोज़ देखता हूँ, लेकिन जिस दिन देखता था उस दिन फंस जाता था। हाँ, तो ठीक है, इससे इसीलिए तो आपका एवरेज थोड़ा डाउन हो रहा है, क्योंकि आप एक वीक में संडे वैसे भी ऑफ है, तो हाँ फिर भी ठीक है। एवरेज अगर कोई बंदा निकाले तो ऐसे सही है। अगर आप डेली 8 घंटा भी करते हो या 7 घंटा भी करते हो और 1-2 दिन रेस्ट करते हो, तो ऑटोमेटिक एवरेज डाउन हो ही जाएगा। और इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, मैं कह रहा हूँ कि जो क्वालिटी टाइम है ना मेरा, वो 5 आवर्स का है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, या मैं लाइब्रेरी से आ रहा हूँ, या मैं उसमें बैठ के लैपटॉप सेटअप कर रहा हूँ, मैं इस टाइम को पढ़ाई में काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे निकलना पहले पड़ता था, मैं दिन में सुबह मैं लगभग अगर 10 बजे भी निकल गया हूँ, तो रात को मैं 7 बजे तक आ रहा हूँ अगर, तो कितना हो गया, टाइम तो 6 7 8 8 9 घंटा हो गया। 9 घंटा तो उतना मैं इन्वेस्ट करता था, जिससे क्वालिटी टाइम में 5 घंटा निकालता था। ये है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है, तो देख लीजिए, फिर ये मत बोलिए कि 5 घंटा तो हम भी लाइब्रेरी जाते हैं। हाँ, वो तो ये लाइब्रेरी 5 घंटे नहीं जा रहे, लाइब्रेरी ये 9 घंटे के लिए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, तो ये पहले आपको बताना चाहिए था, नहीं तो बच्चे क्योंकि गलत फहमी बन जाती कि हम भी 5 घंटे के लिए लाइब्रेरी जाते हैं, तो मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है। लाइब्रेरी आप 9 घंटे के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें से जो आपका जो एकदम सोकर टाइम निकल रहा है, वो 5 घंटे के लिए। हाँ बिल्कुल, क्वालिटी टाइम जो होता है ना, वो काउंट किया मैंने। अभी तो 12 का बोर्ड का एग्ज़ाम अभी ख़त्म होने वाला है, और किसी किसी स्टेट का तो हो भी चुका है। तो वो बच्चे 12 के बाद भी कुछ कुछ आना चाहेंगे एसएससी के फील्ड में, तो उनके लिए क्या बताएंगे आप? कुछ नहीं, और पढ़ाई करो थोड़ी अच्छी जॉब के लिए। बाकी अगर फाइनेंस बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है अगर, तो ऑफ कोर्स आप हाँ एक जॉब ले लो पहले। सीएचएसएल अच्छी जॉब है, आसान है निकालना। लेकिन एसएससी के लिए जो एसएससी ट्रेंड अपना कर रहा है, जो अपनी क्वालिटी गिरा रहा है अपने अपने क्वेश्चंस की, जिसमें एक क्वेश्चन गलत करने पे आप बाहर हो सकते हो, तो वो आपको थोड़ा सा पहले से देख के चलना पड़ेगा। टीचर्स वगैरह की मत सुनना, क्यों? क्योंकि उनको तो अपना कोर्स बेचना है, ठीक है। तो वो तो ये बोलेंगे कि इस बार नहीं, मतलब वापस से एक नई शुरुआत, ठीक है, और रीस्टार्ट, हैशटैग रीस्टार्ट, ये सब से अपने बस साल निकलते जाते हैं आपका। कुल मिलाकर क्या होता है ना, देखो, अगर इस तरीके से अपन देखें एक बार, ठीक है, इसमें थोड़ी सी होती है मेहनत, बाकी होती है किस्मत, ठीक है। जब तक मेहनत से ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है तब तक तो वो एग्ज़ाम अच्छा है, बट अगर उसमें किस्मत घुस रही है तो दिक्कत है। एसएससी क्या कर रहा है, आपकी मेहनत कम करता जा रहा है और किस्मत करता जा रहा है। मतलब आप लक का रोल मानते हैं? कितना है लक का रोल? मैं बोलते रहा हूँ कि सिलेक्शन में लक का रोल होता है, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि उसको कम से कम किया जाए, इतनी मेहनत की जाए कि लक का रोल कम से कम हो। लेकिन वो सिर्फ तभी वर्क कर सकता है जब तक पेपर का स्टैंडर्ड मेंटेन हो। इस बार इतना आसान पेपर आया है कि क्या बताएं। अगर ऐसा आसान पेपर आएगा ना, तो उसमें क्या होता है, आपकी मेहनत का फैक्टर कम हो जाता है। इस बार का नहीं है ये, मुझे लगता है सीजीएल 17 के बाद लगभग अभी तो 2-3 साल से हम यही देख रहे हैं। सीजीएल 22 देख लीजिए, 23 देख लीजिए, 24 इतना देख कट ऑफ नहीं गया ना, वही मैं कह रहा हूँ। लेवल तो वही है। नहीं, लेवल बहुत आसान आया था भाई, बहुत ज़्यादा आसान आया था, मैं क्या बोलूँ, बहुत आसान आया था। इसमें आप अगर मैथ्स पढ़ के चले जाओ, आप रीजनिंग पढ़ के चले जाओ, इंग्लिश पढ़ के चले जाओ, सिलेक्शन नहीं होगा आपका। तो बच्चे को क्या करना चाहिए? अदर फील्ड भी ट्राई करना चाहिए, जैसे कि रेलवे हो गया या स्टेट का एग्जाम? नहीं, देखो, मेरी एज के हिसाब से मुझे पता था कि मैं एसएससी निकाल सकता हूँ। मैंने एक एग्ज़ाम पे फोकस किया, सीजीएल पे, और मुझे अभी भी वही लगता है कि अगर आपकी एज है आपके पास, तो आपको किसी एक ही एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में हर एग्ज़ाम की अपनी अलग डिमांड है। नहीं, डिमांड तो है। जैसे आप, मुझे लगता है कि अगर आप एसएससी का तैयारी कर लेते हैं तो यहाँ से आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाता है, रीजनिंग स्ट्रांग हो जाता है, जीके आपका स्ट्रांग हो जाता है, फिर आप अदर फील्ड में अच्छा करेंगे, जैसे कि रेलवे हो गया, स्टेट पुलिस। आप अपनी जीके स्ट्रांग करनी है, आप पेपर नहीं निकाल पाएंगे, मेरी गारंटी है।
जो यूपीएससी वाले जो भी पहले भैया आए थे जो भी थे वो उनने 2 साल यूपीएससी प्रिपरेशन किया। हाँ, जो इंटरव्यू वो यूपीएससी के लिए थोड़ा जब बच्चा शुरुआत कर रहा है उसके पास इतना समय नहीं होता कि 2 साल वो पहले प्रिपरेशन करे फिर 1 साल नहीं, आपने भी तो जीके, आपने तो कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन, फिर भी आपका 17 मार्क्स है। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने क्या बोलते हैं 0 से उठाया जीएस, और कितने समय में उठाया ये अपना, 1 मिनट, 8 लगभग 10 महीने के अंदर किया मैंने, विद अदर सब्जेक्ट्स विद एवरेज टाइम लो तब। नहीं तो ये मेरा कहना था कि अगर आप एसएससी के फील्ड में आ जाते हैं तो अगर यहाँ से आप तैयारी कर लेते तो आप अदर फील्ड में, फिर यहाँ अगर आप फेलियर भी होते हैं तो अदर फील्ड में फिर आप अच्छा कर जाएंगे। मुझे लगता है कि रियल एक बार आपकी प्रिपरेशन आपके दिल से पूरी हो गई, आपको लग गया कि यार मैं जितना एसएससी में कर सकता था उतना मैं कर चुका हूँ, फिर आप ऑफकोर्स बाकी जगह ट्राई करो, आपको यहीं तो ना टक के रहना है भाई। मेरा मतलब ये है कि ये नहीं होना चाहिए कि आप प्रिपरेशन आपकी आधी हुई है, आपने आरपीएफ कांस्टेबल भी भर दिया, आपने रेलवे भी भर दिया, ये गलत है। मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि एक बार जब आप तैयारी कर लेते, चाहे वो एसएससी ही हो, तो अगर आप एक बार एसएससी का फुल तैयारी कर लेते तो उसके बाद कहीं भी चाहे वो रेलवे हो या स्टेट एग्जाम्स हो या दिल्ली पुलिस वगैरह हो, डीएसएसबी वगैरह हो, तो वहाँ पे हर जगह आपकी सफलता ही होगी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आजकल के बच्चे में पैसेंस कम होते हैं। वे लोग सोचते हैं कि अब तैयारी कर ली है, मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, 2 महीना पढ़ लिए, 4 महीना पढ़ लिए, 6 महीना। तो आपको कितना टाइम लगा था किस चीज़ में? यही प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट यहाँ तक? तो देखो, शुरुआत में मैंने सोचा था कि 1 साल में तो एग्ज़ाम निकल के जॉब आ जाएगी, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर में होता नहीं है, प्राइवेट में भले ही हो जाता हो। सब यही सोचता है। मेरे पास इतना मैसेज आता है कि मैंने 6 महीना से पढ़ रहा हूँ, 8 महीना से, 1 साल से हो गया, मेरा सिलेबस भी खत्म हो गया, मार्क्स नहीं बढ़ रहा। लेकिन सिलेबस वो रियल में ख़त्म नहीं किया होता, थोड़ा बहुत कर लिया होता है, मार्क्स बढ़ता नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्दीबाजी में होता है। अगर एकदम देखा जाए, मेरी जब से मैंने स्टार्ट किया तो मार्च 2023 से किया था, लगभग गलत प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, बट ठीक है स्टार्ट तो करी थी मार्च 2023 से। तो तब से लेकर अभी जनवरी 2025 आ गई, ज्वाइनिंग नहीं मिली मेरे को, तो अब समझ लो 2 साल होने वाले हैं। तो वो आपको एकदम सोच के चलना पड़ेगा कि मतलब इतना 2 साल तो मतलब मेरे हिसाब से एक मिनिमम है कि इतना तो लगभग लगेगा ही लगेगा आपको प्रॉपर ख़त्म होने में पूरा सिस्टम। हाँ, 1 साल सिलेबस ख़त्म होने में और बाकी फिर रिवीजन वगैरह में 2 साल तो लास्ट टाइम में। तो अब लगभग सारी चीज़ मुझे लगता है कि कवर हो ही गया। लास्ट में कुछ बताना चाहेंगे बच्चे को? कुछ नहीं भाई, पढ़ो लिखो, जॉब लगा लो, और क्या। फाइनेंस सिक्योरिटी थोड़ा ज़रूरी तो है, बाकी कुछ नहीं है यार, क्या बताएं। और ये मोटिवेशन वगैरह कहीं से कुछ? हाँ, ओझा सर है। अच्छा, रील्स देखते थे क्या? रील्स नहीं देखता था, मतलब उनके प्रॉपर वीडियो होता है ना, प्रॉपर 45 मिनट का 30 मिनट का जो। अच्छा, तो पूरा वीडियो? हाँ, वो वीडियो देखा करता था। मतलब ओझा सर से मोटिवेशन, ओझा सर हो गए, ठीक है, विकास दिव्य कीर्ति हो गए, खान सर हो गए, तो जब लगता था कई बार कि थोड़ी डायरेक्शन चाहिए तो रियल में ओझा सर से मोटिवेशन मिलता है क्या? हाँ सच में, मतलब देखो यार, ऐसी वाली बात है कि ना जो आपको दिया जा रहा है, कैसे समझाएं उसको आप किस वे में लेते हैं? ये आपको खुद से पता समझना पड़ेगा कि सामने जो दिया जा रहा है वो आपके किस काम का है, आपको उस किस तरीके से यूटिलाइज करना है। मतलब अंधभक्त तो नहीं बनता किसी का, लेकिन कैसे समझाएं इस चीज़ को थोड़ा अच्छा, मतलब वही कहने का मतलब यही है कि अब जो सामने वाला डिलीवर कर रहा है आप उसको किस वे में लेते हैं। हाँ, अगर आप उसको फन की वे में लेंगे तो फन की वे में चला जाएगा। वो जो बात कह रहे हैं उस बात पे आप गौर करोगे तो वो आपकी डायरेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा है। मतलब हाँ, इतने एक्सपीरियंस आदमी है, यूपीएससी वाले को पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उसका वीडियो का मीम्स बना देते हैं। और नहीं, उनकी सारी बात से एग्री नहीं करता हूँ मैं, ठीक है, मैं उनका कोई अंधभक्त नहीं हूँ, सारी बात कट्टा लेकर चलना है क्या? नहीं, सारे ये सब इतना वायलेंस वगैरह इतना इन सब से एग्री नहीं करता, बट कुछ पॉइंट्स उनके होते हैं। मेरा मतलब ये है कि हर इंसान में थोड़ी क्वालिटी होती है, कुछ बेकार बातें होती हैं, आप उनका पॉजिटिव उठा के आगे बढ़ सकते हो। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप देख सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वहाँ से जो एक कट्टा वाला है, कट्टा लेकर घूमते थे, मर्डर कर देंगे, ये सब नहीं लेना है। वहाँ से जो भी चीज़ पॉजिटिव है उनका वो आप ले सकते हैं। तो अच्छा, आप ये कह रहे हो क्या कि मोटिवेशन कितना लेना है, कब कितना, ऐसे पूछ रहे हो क्या? तो उसके एग्जाम के दौरान होता है ना, जब आप मॉक भी देते हो तो कभी कभी लगता है कि क्या हो गया मेरे साथ, इतना कम नंबर, ऐसा कुछ। और पढ़ाई के दौरान हमेशा तो आप रहते नहीं हो, कभी किसी चीज़ का टेंशन हो गया, कभी फैमिली का प्रॉब्लम है, सब हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है मोटिवेशन का सोच के रखोगे रोज़ के रोज़ सुबह जो है वीडियो ही देखना है या फिर डोज लेना ही है, वैसा कुछ नहीं है। मतलब ये है कि वंस इन अ वाइल कभी लगा कि यार कुछ, मतलब
जैसे क्या होगा कि आप क्या करोगे, या तो पिक्चर देखोगे, तो यार पिक्चर से अच्छा कुछ ऐसा देख लेते हैं जो लाइफ में काम आए, वैसे सेंस में अपन देखते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि मोटिवेशन, आप सीएचएसएल पेपर देने के लिए मोटिवेशन ले रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। यानी आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है, जब आपको यही नहीं पता कि पेपर क्यों देना है आपको, तो फिर आप पेपर कैसे होगा आपका पेपर क्लियर? होगा ही नहीं ना। इसलिए नहीं देखता था मैं, वो तो मेरा क्लियर था मुझे क्यों निकालना है, कैसे निकालना है। तो ख़त्म किया जाए, लगभग सारा डाउट हो ही गया, बाकी जो भी रहे तो मैंने बताया है कि कमेंट्स में बाकी हो ही जाएगा। तो रहने देते हैं, इतना ही वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। बाकी क्या करना है, जब वीडियो अच्छा लगे तो जो भी चीज़ हो आपको पता ही है, कहने की जरूरत